शांति प्रसाद भट्ट जी, क्षेत्रीय दल होने के नाते आप लोगों की कुछ उम्मीदें थी प्रधानमंत्री से कि 11 तारीख को जब प्रधानमंत्री आएंगे तो कुछ मुद्दे हैं जिन पर उन्हें बात करनी चाहिए। क्या आज वो हुआ? क्या ये जो दौरा था उनका, क्या आप सेटिस्फाइड है इस दौरे से? देखिए दिव्या जी, प्रधानमंत्री हमारे हैं और कई मुद्दों पर हमारा प्रधानमंत्री जी से आज मिलने का कार्यक्रम था। हमने ज्ञापन बनाया था और हमारा ये उद्देश्य था कि शायद हो सकता है भारत के प्रधानमंत्री को उत्तराखंड की वस्तु स्थिति से सही जानकारी ना मिल पा रही हो, हम उनको जानकारी दें और उत्तराखंड में जो हो रहे भ्रष्टाचार, बेईमानी, छदम जो कार्य हो रहे हैं उस पर उनका ध्यान आकर्षित किया जाए और फिर उत्तराखंड को चौमुखी विकास से जोड़ा जाए। ये वो भारतीय जनता पार्टी है, सवेरे रात के अंधेरे में ही यूकेडी के लोगों को उठा के थानों में बंद कर देती है। ये कैसा लोकतंत्र है कि जब हम विधायकों से, सांसदों से बात करते हैं तो वहीं के क्षेत्र के लोग बोलते हैं कि तो राजनीतिक बेईमान लोग हैं, भाई साहब इनसे क्या बात करनी है, हमारी नहीं सुनते, ये तो मोदी के नाम से वोट पा गए और अब तो उत्तराखंड को बर्बाद कर दिया। और अब मोदी जी अगर आए तो मोदी जी जनता से मिलते नहीं हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं हैं, और जब कोई क्षेत्रीय दल का व्यक्ति मोदी जी को ज्ञापन देने जाता है तो पुलिस की लाठी डंडे खाता है। ऐसे में अगर एक तरफा टेप रिकॉर्ड चलकर बात करेंगे तो निश्चित रूप से कई सवाल खड़े होते हैं। आज ऋषिकेश में जो भीड़ थी, मैं पूछना चाहता हूँ, बिजनौर से, सहारनपुर से, मुजफ्फरनगर से लाने की क्या जरूरत थी? उत्तराखंड में आप रैली कर रहे थे, उत्तराखंड की 5 सीटों को प्रभावित करने की आप बात कर रहे थे, 400 पार की आप बात कर रहे थे, धर्म के बिंदुओं पर आप बात कर रहे थे, मगर मोदी जी जो बुनियादी वादे आपने पिछले वर्ष किए थे उन वादों पे क्या किया आपने? देखिए दिव्या, सवाल ये नहीं है कि हम विपक्ष के नेता होने के नाते हम विरोध कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, आपने दीदी बुलियों, पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी पर बात की थी। दिव्या, अगर पहाड़ की जवानी काम होती तो बॉबी पवार टिहरी से क्यों चुनाव लड़ रहा होता? इसका मतलब नौजवान परेशान है। आपने कहा था कि 50,000 प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, ये मेरी मोदी की गारंटी है। ऋषि श्रीनगर में कहा था ना, क्यों नहीं नौकरियां बच्चों को मिल रही है? हम पेंशन आधारित क्षेत्र के लोग हैं, हम नौकरी बेस्ड जीवन जीते हैं, हमारी आर्थिकी का सबसे बड़ा जो आधार है वो नौकरी है। आपने नौकरियां खत्म कर दी, पेंशन खत्म कर दी, अग्निवीर बनाकर हमारी सेना में उम्मीद खत्म कर दी। अब मोदी जी हमारी सुनेंगे नहीं, अगर अब ज्ञापन लेके जाएं तो मुकदमा जेल, और अगर इनके सांसदों से और मुख्यमंत्री से बात करो तो ये सुनते नहीं। जनता लाचार और हताश है। तो ऐसी स्थिति में हम बताइए लोकतंत्र में और क्या करें? अब आ जाइए, मोदी जी ने अपने भाषण में कहा हर जल नल हर जल घर जल नल हर घर जल। आप ये बताइए, आपने जिंदल से 300 करोड़ रुपए तो ले लिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड में, नल भी लग गए, पानी कब आएगा? मेरा पानी मुझे ही बेचने की योजना बनाई जा रही है, तो इसका मतलब गांव में जब कमाई नहीं है तो पानी का भी बिल हम देंगे। ये कैसा विकास हमारा हो रहा है? राजधानी का पता नहीं है, पलायन रुक नहीं रहा है, संसाधनों में बाहर के लोग बैठ गए। ऐसे में हम चाह रहे थे कि हम मोदी जी से सवाल करें, मोदी जी वो गुजरात मॉडल उत्तराखंड में भी ले आओ। 70% नौजवान बच्चों को रोजगार इंडस्ट्री में देने की बात करी थी, 7 आदमियों को नौकरी नहीं मिल रही पैकेजिंग के अलावा, और आपने अपने गुजरात के व्यापारियों को करोड़ों लाखों रुपए के लोन माफ कर दिए, उसे उन्हें समृद्ध कर दिया। हमको हमारी देशभक्ति की ये सजा क्यों दी जा रही है मोदी जी? और देखिए अब चुनाव आ गए, अब लोकसभा में इनके सांसद क्या कह रहे हैं? हमारी नालायकी के कारण मोदी को सजा मत देना, मोदी को वोट देना। अब आप बताओ दिव्या, सब तो ये मोदी जी के नाम से मांग रहे, मोदी जी जनता से मिल नहीं रहे, ज्ञापन देने जाओ तो पुलिस पकड़ के ले जाए। अब हमारे जो बुनियादी सवाल हैं वो, हम उत्तर प्रदेश ने हमारी परिसंपत्तियां नहीं छोड़ी, कौन करेगा? डबल इंजन की सरकार, बात खत्म कर रहा हूं, डबल इंजन की सरकार है, वो नहीं हो रहा।
हमारे को उत्तराखंड में पलायन नहीं रुक पा रहा है, राजधानी का पता नहीं है, नौजवानों के रोजगार छिन गए, संसाधन में बाबा रामदेव से लेके बाहर के लोग बैठ गए, मूल निवास और भू कानून आपने खत्म कर दिया, उत्तराखंड में जनसंख्या विस्फोट कर दिया। अब आप ये बताइए, जब 64 लाख लोगों को आप रोजगार स्वरोजगार नहीं दे पा रहे हो, 1,35,00,000 हमारी छाती पे बैठा दिया, अब हम ना बोले? मुख्यमंत्री जी खनन माफिया भूमाफियाओं की श्रेणी में आगे, बात खत्म कर रहा हूं। ऐसे में हम अगर अपनी बात किसके आगे कहें? ना प्रधानमंत्री सुन रहे, ना मुख्यमंत्री सुन रहे। अगर हम बोलते हैं तो लाठी डंडे, और कोई ताकतवर है तो ईडी और बीडी। प्रधानमंत्री जी का सरेआम देवभूमि में आकर ये झूठ बोलना कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, ये तमाम भाजपा के, कांग्रेस के भ्रष्टाचारी भाजपा में चले गए, इस पर आप क्या करोगे? यमकेश्वर की विधायक के ऊपर जो है उनकी गवाही पर, डोजर वाले की गवाही पर स्पष्ट है कि हमको आदेश विधायक यमकेश्वर ने दिए। क्यों अभी तक वो भाजपा में बनी है? क्यों नहीं उस पर 120 का मुकदमा लगकर जेल डाल रहे? कहने का मतलब है, ना अंकिता को न्याय मिले, ना किरण नेगी को न्याय मिले, ना नौजवानों को न्याय मिले, ना राजधानी का मसला हो, ना उत्तराखंड की परिसंपत्ति बचे, ना मूल निवास, ना भू कानून, और एक तरफा टेप रिकॉर्ड चलाकर जो प्रधानमंत्री जी यहाँ गए हैं और अपनी उपलब्धि बताने की जगह धर्म की आड़ पर छुपने का जो उन्होंने काम किया है, इससे स्पष्ट संदेश जाता है कि बार बार झूठ की हांडी नहीं चढ़ती। इस बार उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड की मातृशक्ति इस बात पर सवाल पूछ रही है कि जिस देश की आर्थिकी मजबूत हुई हो, जिस देश को समृद्ध बताया जा रहा हो, उस देश में वोट 5 किलो राशन पे मांगा जा रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं है। जबकि इनको अपनी उपलब्धियां बतानी चाहिए थी, उपलब्धियां बताने की जगह 5 किलो राशन पर वोट मांगते हो, धर्म की आड़ पर छुप कर बात करते हो। ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। केदारनाथ में 2.5 क्विंटल सोना खाने वाले, क्यूआर कोड लगा के चंदा खाने वाले, जो धर्म को नहीं छोड़ते, उनसे क्या विकास की उम्मीद करते हैं? और प्रधानमंत्री जी का भाषण निराशा भरा था और केवल उन्मादी भाषण देकर चले गए। इससे लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। उत्तराखंड की जनता इस बात को देख रही है, समझ रही है कि बार बार झूठ बोलकर उत्तराखंड की उपेक्षा की है, और उत्तराखंड की ये उपेक्षा नहीं करी है। उन्होंने हमारे को नेपाल और चाइना की सीमाओं को देखते हुए जिस तरीके विकास से हमको दूर किया जा रहा है, हमारी सीमाएं भी सुरक्षित नहीं है। इस और भी भाजपा को ध्यान देना चाहिए, और ये झूठ नहीं चलेगा। इस बार अप्रत्याशित रिजल्ट उत्तराखंड में होगा। बिल्कुल। हरीश मैखुरी जी, आज का दौरा प्रधानमंत्री का आप किस तरीके से देखते हैं? और दूसरी बात, जिस तरह से पिछली कुछ डिबेट्स में आपने विपक्ष को ये सुझाव दिया था कि आप जाके मेमोरेंडम लेकर जो है मुख्य प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगे और प्रॉब्लम्स रखने की कोशिश कीजिए, और जो उनका जवाब था उस पर क्या कहेंगे? नहीं, दिव्यदर्शनी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दूसरा चुनावी दौरा था। ये पहले रुद्रपुर में हो चुका है, आज ऋषिकेश में था। तो प्रधानमंत्री ने तो अपनी पार्टी की उपलब्धियां और पार्टी की बात रखी, रखनी भी चाहिए। जो प्रधानमंत्री, उनकी सरकार ने 10 साल में क्या काम किया वो तो रखना ही चाहिए जनता के सामने। तो उसमें तो कोई दिक्कत मुझे नहीं लगती है। और जहां तक एक ये है कि प्रधानमंत्री को हमारे जो क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय लोग उनसे मिलना चाह रहे थे, तो उनको मिलने का समय देना चाहिए, और ये व्यवस्था हमारे स्थानीय नेताओं को करनी चाहिए थी। और ये व्यवस्था हमारे जो समय मांगने वाले हैं प्रधानमंत्री जी के, उनका एक सर्टेन प्रोटोकॉल होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि सीधे आज ही जाएं और ज्ञापन देने लगे। पहले से समय निश्चित होता, मिनट टू मिनट कार्यक्रम तय होता है प्रधानमंत्री का। ये तो हमारे सभी विद्वान प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं पार्टियों के, वो जानते हैं प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल क्या होता है। यदि उस प्रोटोकॉल के अंतर्गत तो ज्ञापन देने का पहले से समय मिला हो और तब ना दिया हो, तो निश्चित रूप से ये ठीक नहीं है। लेकिन आप सीधे जाके ज्ञापन देना चाहेंगे तो ऐसा सारी सुरक्षा एजेंसियां रोकती हैं, नॉर्मल बात है ये। अब रही उत्तराखंड की बात, मैं आदरणीय भट्टी जी की बात से बड़ा सहमत हूँ कि राजधानी का जो हमारा विषय है, उसको यथाशीघ्र उत्तराखंड सरकार को भी, केंद्र की सरकार को भी मिल बैठ के सॉर्ट आउट करना चाहिए, और गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करनी चाहिए। गैरसैंण का विषय जो है वो टालना उचित नहीं है। हमारे भाजपा के मित्रों ने यदि ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा की है, तो इन दिनों उनको देहरादून में बैठने का औचित्य नहीं है। गैरसैंण से ही सरकार चलनी चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। चारधाम यात्रा की जहां तक बात है, तो चारधाम यात्रा की सड़कें बड़ी अच्छी बन रही हैं, कुछ दिन में रेलवे लाइन भी बनेगी, लेकिन वहां पे चिकित्सालय अच्छे नहीं है।
तो चिकित्सालय भी हो जाए, तो क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड पे है और कम से कम चारों धामों में ज्यादा नहीं तो एक एक कार्डियोलॉजिस्ट अवश्य बैठे हैं हमारे, ताकि यात्रियों को सुविधा रहे। और जहां तक हमारी निश्चित रूप से अंकिता भंडारी के साथ पूरे उत्तराखंड की संवेदना है। अंकिता भंडारी के हत्यारों को सजा होनी चाहिए, जो बचे हुए हैं, जो छूटे हुए हैं, उनको भी जेल में होना चाहिए। वीआईपी कौन है इसका पता लगना चाहिए, उसको भी जेल जाना चाहिए। हम इसके साथ सहमत हैं। लेकिन उत्तराखंड में केवल अंकिता भंडारी अकेली महिला नहीं है, बल्कि 109 किसी ने आरटीआई में, शायद हेमंत गोनिया ने किसी ने आरटीआई में मांगी थी, 109 महिलाएं पिछले 2 साल में उत्तराखंड से गायब, 22 महिलाएं अकेले देहरादून से गायब है। एक महिला परसों ही जो है वो आसरोड़ी के पास जो है सूटकेस में पैक मिली है। लेकिन क्योंकि उनमें बहुत सारी लव जिहाद की शिकार भी हैं, इसलिए वो पॉलिटिकल पार्टियों के फ्रेम में बैठती नहीं है वो लड़कियां, इसलिए उन अभागी लड़कियों का तो कोई विषय ही नहीं उठा रहा है। एक व्यक्ति पॉलिटिकली फिट बैठती है, इसलिए शायद उसका विषय उठाया जा रहा है। उसका विषय उठना चाहिए, मुझे मतलब वो तो उठना ही चाहिए हर हाल में। लेकिन अन्य बच्चियों का भी, जो दुर्भाग्यशाली बच्चियां हमारी रही, जिनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं है, उनकी सबकी एफआईआर दर्ज हो, उनकी खोजबीन हो। यदि वो जीवित हैं तो उनके परिजनों को उन्हें वापस देने की प्रक्रिया सुनिश्चित हो। बिल्कुल। यदि इतनी संख्या में बच्चियां गायब हुई हैं तो। दूसरा, उत्तराखंड में रोजगार की जहां तक बात है, तो ये 2 लेवल पे हल होना चाहिए। एक तो उत्तराखंड में जो है, जो हमारे 8 पर्वतीय जिले हैं, जिसके लिए उत्तराखंड राज्य की मांग उठी थी जी। वो उत्तराखंड राज्य बने हुए आज 23 साल हो गए हैं, 8 जिलों में एक उद्योग नहीं है। तो क्या उद्योग लग सकता है भारी भरकम, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो, उस तरह का ना लगे। लेकिन मैंने कहा कि यहाँ पे हम लोग संस्कृत यूनिवर्सिटियां खोल सकते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं। हम लोग जो है, जैसे हमारा बेंगलुरु में हब है, कंप्यूटर का हब है, उस तरह का हब डेवलप कर सकते हैं। हम यहाँ पे नदी स्टोन्स जो है हमारी, उनको ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे अन्य काम है जो उत्तराखंड में किए जा सकते हैं। हम टूरिज्म को और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देके डेवलप कर सकते हैं। लेकिन जो अब हमारे जैसे पानी के नल हैं, बिछ गए हैं, लेकिन उनपे पानी भी चले निश्चित रूप से। लेकिन पानी के नल पहले बिछे तब ना पानी जाएगा। तो अगर पानी के नल बिछ गए हैं तो पानी भी अवश्य जाना चाहिए उनमें। मैं आदरणीय भट्ट जी की बात से बड़ा सहमत हूँ इस विषय पर भी। बिल्कुल। और जहां तक प्रधानमंत्रियों की बात है, कुछ लोग कह रहे थे प्रधानमंत्री जी बार बार उत्तराखंड क्यों आ रहे हैं। तो मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि पिछले प्रधानमंत्री जी भी हम लोगों ने देखे, वो 10 साल में एक ही बार उत्तराखंड आए थे। और उस समय भी कोई ऐसी उल्लेखनीय घोषणा की हो या उल्लेखनीय काम किया हो तो हमारे यहाँ बैठे हुए प्रतिनिधि वो बता सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जी जब आते हैं, आजकल तो खैर चुनावी रैली है, कोई घोषणा नहीं कर सकते, लेकिन जब आते हैं तो कुछ ना कुछ स्थानीय लोगों का लाभ होता है। कुछ प्रधानमंत्री जी स्थानीय चीजों को समझते हैं, कुछ स्थानीय लोगों को दे जाते हैं, जिसके लिए बड़ी हमें जद्दोजहद करनी पड़ती, प्रधानमंत्री जी के आने से मिलती है। तो आना चाहिए प्रधानमंत्रियों को, जो भी देश का प्रधानमंत्री बने। मैं इस पार्टी उस पार्टी की मतलब बात नहीं मैं कर रहा हूँ, ठीक है, आना चाहिए निश्चित रूप से। और बस एक चीज मैं निश्चित रूप से उत्तराखंड के बेरोजगारों के पक्ष में कहना चाहूंगा कि जो ये हमारी योजना है, अग्निवीर योजना, उसमें उत्तराखंड के कोटे में कुल 43 लड़के भर्ती होने हैं। पूरे भारत में 3000 लोग मैक्सिमम उसमें भर्ती होने हैं। उत्तराखंड का कोटा 43 लोगों का। पिछली बार भर्ती कोटद्वार में हुई थी, बाय द वे उस दिन मैं वहीं था। तो करीब 1 लाख लड़के उस योजना के लिए आए हुए थे। इसका यह मतलब होता है कि अग्निवीर योजना का जो विरोध है वो पॉलिटिकली है, लोगों में नहीं। लोग तो आना चाह रहे हैं ना भाई। और दूसरा यह है कि रेगुलर भर्ती के लोग होते ही रहेंगे भर्ती, ये तो अतिरिक्त भर्ती है। और इसमें से भी जो फिट रहेंगे, लॉयल रहेंगे, सरकार को लगेगा कि ना हम सेना में ले सकते हैं, वो लेना चाहिए। तो योजना का विरोध नहीं में होना चाहिए, ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ। योजना में सुधार हो सकता है, लेकिन ये तो अतिरिक्त भर्ती है ना, और भी लोग लिए जाने रेगुलर भर्ती के अलावा है। तो इसमें बहुत ज्यादा मैं सोचता हूँ कि पॉलिटिकली हम लोग केवल यदि नेगेटिव ही कहते रहेंगे तो ऐसी क्रिएटिविटी आएगी नहीं। हमारे पास 4 साल में उन बच्चों के पास जिन्होंने या तो बेरोजगार रहना था या मतलब छोटे मोटे जॉब करना था, करीब 40 लाख के आसपास रुपये होंगे। और कुछ अनुशासन, फौज के नियम कानून वो सीख चुके होंगे। भविष्य में जब भी देश पे कोई संकट आता है उस दिन वो काम आएंगे, उनकी सेवाओं का लाभ लिया जाएगा। शायद इस दृष्टिकोण से अग्निवीर योजना निश्चित रूप से देश के लिए फायदेमंद है, लाभप्रद है। बहुत मतलब नकारात्मक मुझे नहीं लगता है कहीं।
ठीक है। तो सचिन गुप्ता जी, मैं आऊंगी सर, उस पर भी आऊंगी, क्योंकि सचिन गुप्ता जी ये समझने की जरूरत है, क्योंकि अभी हमने जो आपके वक्तव्यों में सुना सभी के, आज का प्रधानमंत्री का दौरा किस तरीके से था, लेकिन अगर हम उनकी बातों को एनालाइज करें तो तमाम वो बातों का जिक्र किया गया और उसमें कांग्रेस से कंपैरिजन किया। जब आप लोग कांग्रेस मुक्त भारत कहते हैं, विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं, तो फिर कांग्रेस से कंपैरिजन क्यों? 10 साल का कार्यकाल आप लोगों का इतना शानदार रहा कि उसके दम पर आप 400 पार की बात करते हैं, तो फिर कांग्रेस का जिक्र क्यों, कांग्रेस का कंपैरिजन क्यों? देखिए दिव्यदर्शी, बहुत सुंदर सवाल आपने किया है। और कंपैरिजन क्यों, इसकी आवश्यकता इसलिए है